नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मांडूक्य उपनिषद की। ये उपनिषदों में सबसे छोटा है। अथर्ववेद में मिलता है। ये अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ में। हर वेद के साथ जुड़े हुए हैं ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक ग्रंथ, और ये अथर्ववेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ से निकल के आता है। इसका महत्व ये है कि इसने आदि शंकर की सोच पे काफ़ी प्रभाव डाला था, और उनका अद्वैत सिद्धांत कुछ कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये छोटा उपनिषद सिर्फ 12 मंत्रों का है, जिसमें से 6 मंत्र स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की अलग अलग स्थितियों को डिस्क्राइब करते हैं, और 6 मंत्र ओम के बारे में बताते हैं। जो चेतना की 4 स्थितियां इस उपनिषद में बताई गई हैं वो हैं जागृति, वेकफुलनेस, स्वप्न, ड्रीमिंग, सुषुप्ति, डीप स्लीप, और तुरिया, जो कि बाद में समाधि के नाम से जानी गई। हम इनके बारे में थोड़ा और गहराई से सुनेंगे। जागृत स्थिति के बारे में अगर आप सोचें तो एक धारा प्रवाह, विचारों का धारा प्रवाह, एक फ्लो है जो कि हमारे बहुत बचपन से, जब से हमने होश संभाला है तब से लेके जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक चलता रहता है। उसको हम कभी कहीं डायरेक्ट करते हैं किसी काम के लिए, या फिर वो अपने आप ही मन में डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न की तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है मन में, लेकिन वो कभी रुकता नहीं है। अगर इसको हम और बारीकी से देखें तो इसके कुछ हिस्से हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो विचारों का प्रवाह है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें एक हिस्सा होता है शब्दों का। कुछ भी हम सोचते हैं तो वो शब्दों में सोचते हैं। हम मन ही मन किसी से बात करते हैं, किसी की बात का जवाब देते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं शब्दों में बोल बोल के। तो ये बोल जो है, वो शब्द जो है, इनका प्रवाह चलता रहता है। बिना उसके हमारे लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है। कबीर ने इसके लिए कहा है, जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। ऐसे करके समझाया है कि एक भी अक्षर, एक भी बोल कहीं आता है तो उसके पीछे और अक्षरों की झड़ी लग जाती है, और फिर मन उसी तरफ लुढ़क जाता है। यही प्रश्न था केन उपनिषद में, ओपनिंग क्वेश्चन, कि मन किस कारण से किसी तरफ बहता है, विषयों की तरफ बहता है। तो शब्द हैं एक हिस्सा इस विचारों के प्रवाह का। इस जो नदी बहती रहती है विचारों की हमारे मन के अंदर, उसका शब्द एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है दृश्य। दृश्य मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें आते हैं सारे सारे इंद्रियों के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो चीज़ें हम देख पाते हैं मन से, मन ही मन हम चीज़ें सुन पाते हैं, मन ही मन चीज़ों को छू पाते हैं, उनका स्वाद हमें मन ही मन मिल सकता है, और कल्पना में ही हम चीज़ों की महक भी पा सकते हैं। तो ये भी एक हिस्सा होते हैं हमारे विचारों का। इसीलिए हम कोई भी कहानी की किताब पढ़ते हैं तो हम वो जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं शब्दों में, अपने मन में उसका एक बहुत डिटेल्ड पिक्चर बना पाते हैं। साथ में चलती हैं भावनाएं, हमारी इमोशंस। कुछ भी हो रहा होता है, चाहे वो शब्दों का प्रवाह हो, चाहे इमेजेस आ रही हों, उनके साथ में कुछ इमोशंस भी जुड़े रहते हैं। अभी जागृत स्थिति में, जगी हुई स्थिति में, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब से हमको सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं। हमारी आंखें कुछ देख रही होती हैं, हमारे कान कुछ सुन रहे होते हैं। ये सारी एक तरीके से ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब और अलग अलग नदियां हैं जो आके मिल रही हैं। हमारी मेन एक जो नदी जा रही है जो विचारों के प्रवाह की, उसमें ये छोटी छोटी नदियां सारे अलग अलग इंद्रियों से आके मिलती हैं, जो कि और इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करती हैं, और इन सब को एक सूत्र में पिरोए रखती है हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस। अभी ये चेतना का हमको आभास नहीं होता है। बिना अभ्यास किए बहुत कम लोग होंगे जिनको नेचुरली इस चेतना का भी आभास हो। हम अपने विचारों के प्रवाह को ही अपने आप का, अपनी अपनी आइडेंटिटी को मानते हैं, अपने विचारों के प्रवाह को। लेकिन थोड़ा साधना करने पे, फिर थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने पे दिखाई पड़ता है कि हम अलग हैं और हमारे विचारों का प्रवाह हमसे अलग है। इसके बारे में हम और बात में करेंगे। लेकिन अभी हम अगली स्टेट को देखते हैं जो उन्होंने बताया है, ड्रीमिंग स्टेट। ड्रीमिंग स्टेट में हमारी इंद्रियां सो जाती हैं। हम फिर आंखों से कुछ नहीं देखते, कानों से कुछ नहीं सुनते, कुछ महक या
या त्वचा पे कुछ छूने का, कोई कांटेक्ट का हमको आभास नहीं होता। लेकिन मन के अंदर जो हमने स्टोर कर रखा है पुराने अनुभव, उनको लेके मन कुछ न कुछ दृश्य हमारे लिए बनाता रहता है। बड़े सिनेरियोज बनते हैं, कभी दौड़ाए जा रहे हैं किसी से, कहीं कोई अटैक कर रहा है, कहीं हम बैठ के कहीं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ कुछ होता है हमारे सपनों में जो कि कभी कभी काफ़ी रियलिस्टिक होता है, कभी कभी उसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमने कभी देखी नहीं होती हैं, कभी सुनी नहीं होती हैं, लेकिन मन हमारा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को लेकर नई चीज़ें क्रिएट करता है। खास बात यह होती है कि इसके साथ इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, इसलिए अक्सर नाइटमेयर्स होती हैं। आदमी सपने में जो कुछ देखता है उससे काफ़ी स्ट्रांग इमोशंस जुड़ी रह सकती हैं। इसके बाद एक स्थिति उन्होंने बताई है जो कि है डीप स्लीप की। इसमें ना सिर्फ हमारी इंद्रियां सो गई हैं, बल्कि हमारा मन भी सो गया है। यहाँ पे ना शब्द आ रहे हैं, ना कोई दृश्य आ रहे हैं, ना कोई इमोशंस हैं, सिर्फ चेतना अपने आप में सिमटी हुई है। तो ये जो गहरी नींद की स्थिति है, इसकी एक क्वालिटी है कि इसमें हमें कुछ भी आभास नहीं होता। ना समय का आभास होता है, ना शब्दों का आभास होता है, ना कोई विचार होते हैं हमको। लेकिन इस खालीपन का एहसास बचा रह जाता है, क्योंकि हम जब जगते हैं गहरी नींद से, तो हमें ये पता होता है कि हम इतनी गहरी नींद में सोए कि हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हमने कुछ भी नहीं देखा। ये एहसास बचा रहता है। इसके बाद इन्होंने बताया एक और जो स्टेट कॉन्शियसनेस का, चेतना की एक और अवस्था उन्होंने बताई, जो कि तुरिया इन्होंने कहा। इसमें ये बताते हैं कि गहरी नींद की तरह इसमें भी आपके पास ना कोई शब्द होंगे, ना कोई इमेजेस आएंगी, ना कोई दृश्य दिखाई पड़ेंगे, ना कोई इमोशंस चलेंगी, ना ही आप अपनी इंद्रियों से ही कनेक्टेड होंगे। तो एक तरीके से गहरी नींद की ही स्थिति है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि गहरी नींद में हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती है। इस स्थिति में ये बोलते हैं कि ये अवेयरनेस आपकी रहेगी, आपको ये पता होगा कि आप ऐसी एक स्थिति में हैं जहाँ पे कि ना आप कुछ देख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, और ये आभास आपको उस स्थिति से निकलने के बाद भी अवेयरनेस बनी रहेगी। दूसरा ये इसमें बताते हैं कि ये स्थिति बहुत आनंददायक है। तो जैसे गहरी नींद की अवस्था होती है, उससे जब हम जगते हैं तो हमको ये एहसास होता है कि कुछ एक बहुत अच्छा अनुभव हमको हुआ है, क्योंकि एक बहुत सेटिस्फाइड फीलिंग हमारे पास रहती है गहरी नींद से जागने के बाद। इस स्थिति में, जिसको तुरिया कहा जा रहा है, इसमें वो अवेयरनेस रियल टाइम में रहती है। सिर्फ निकलने के बाद, उस स्थिति के बीच जाने के बाद नहीं, हम अपनी अवेयरनेस को बना के रखें हैं, तो इसलिए वो एहसास भी हमें लगातार होता रहता है। ऐसा ये समझाना चाह रहे हैं। अभी एक तरीके से इसको शब्दों में पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक अनुभव की बात है। ऐसे समझें कि चीनी खा के ही उसकी मिठास का एहसास होता है। चीनी के बारे में कितनी भी बातें कर ली जाएं, उससे उस मिठास का एहसास नहीं होता। मिठास के एहसास के लिए चीनी को मुंह में डालना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे ये एक अनुभवजन्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, एक अनुभव की का डिस्क्रिप्शन है, जिसका सिर्फ इशारा किया जा सकता है शब्दों से। इसी को कहते हुए केन उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि जो चीज़ शब्दों से बयान नहीं हो सकती, जो मन से सोची नहीं जा सकती, जो आंखों से देखी नहीं जा सकती, उसको हम तुम्हें कैसे बताएं। ये बात केनोपनिषद में भी आती है। उसी उसी बात को फिर वहाँ पे समझाते हैं किसी और तरीके से। यहाँ पे इस उपनिषद में इस तरीके से समझाया जा रहा है, या इशारा करने की कोशिश हो रही है कि ये एक स्थिति है जो कि हमारे बस में है, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे कि हमारी चेतना इतनी पक चुकी है कि वो मन को पूरे नियंत्रण में कर लिया है उसने, और जो विचारों का प्रवाह जो अपने आप होता रहता है, जो कि हमारे कंट्रोल में शायद ही कभी होता है, वो यहाँ पे कंट्रोल में आ चुका है, रुक चुका है। जैसे वैसे ही रुक चुका है, वैसे पूरी तरीके से रुक चुका है जैसे गहरी नींद में रुकता है। इसी स्थिति को सच्चिदानंद शब्दों से भी डिस्क्राइब किया जाता है। सत्य जो कि प्योर है, जहाँ पे कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। अगर किसी
चेतना की स्थिति में दो चीज़ों का आभास है, तो वो न गहरी नींद होगी और न तुरिया की अवस्था होगी। तो किसी और चीज़ का उसमें आभास नहीं होता है। वो चिद है। चिद मतलब टाइमलेस, क्योंकि उसमें समय का आभास नहीं होता है। न गहरी नींद में हमें समय समय का आभास होता है और न न तुरिया में समय का आभास होता है। और आनंद है, क्योंकि आनंद इज़ द बेस इमोशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना की जो मूल अवस्था है वो आनंद की है। इसीलिए हम जब गहरी नींद से सो के उठते हैं तो उस आनंद का एक स्वाद हमारे पास बचा रह जाता है। यहाँ पे वो स्वाद हमें लगातार मिलेगा, ऐसा ये हमको प्रॉमिस करते हैं। तो ये तो चेतना की चार अवस्थाएं हुई जो कि ये उपनिषद ने हमें बताने की कोशिश की। अब इसके बाद ये ओम के बारे में बात करते हैं। ये हमको बताते हैं कि ये जो स्थिति इन्होंने पहले बताई तुरिया वाली, वहाँ तक पहुँचने के लिए ओम एक माध्यम है। अभी जिन ऋषियों ने ये उपनिषद लिखा, उन्होंने शायद इस माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त किया, या इस माध्यम से सबसे ज़्यादा सहायता मिली उनको उस स्थिति तक पहुँचने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक माध्यम है उस स्थिति तक पहुँचने का। जो तमाम मेडिटेशन के स्कूल्स हैं हमारी संस्कृतियों में फैले हुए, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं और जगह भी जो हैं, जो कि वो एकत्व प्राप्त करने की तरफ हमको प्रेरित करते हैं, उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि सब उसी जगह पहुंचाते हैं हमको। इसी को कबीर ने कहा है, पहुँचे की गति एक है, जिन पहुँचा बहु ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। तो जो लोग किसी एक ही रास्ते को सही रास्ता बताते हैं, वो गंतव्य के को भूल जाते हैं, या गंतव्य के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। गंतव्य ये है जो कि मांडू की उपनिषद हमें समझा रहा है, चेतना की एक स्थिति जहाँ पे कि आपकी विचारों का प्रवाह रुक चुका है, आप वैसी ही शांति में हैं जैसी गहरी नींद में होते हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस उस समय 100% आपके साथ है। गहरी नींद में अवेयरनेस गायब हो जाती है, यहाँ पे अवेयरनेस हमारे साथ है। एक तरीके से इसको कॉन्शियस थॉटलेसनेस या एक्टिव साइलेंस कह सकते हैं। तो इन्होंने इन ऋषियों ने जिन्होंने मांडू की उपनिषद बनाया, इन्होंने ओम का रास्ता चुना। तो यहाँ पे ओम की बहुत बड़ाई करते हैं। ओम को बोलते हैं कि ये ब्रह्म का प्रतीक है। लेकिन अगर उसको आप एक साधना पद्धति की तरह देखें तो ओम बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द बन के निकलता है। फिर उसके कई सारे न्यूरो साइंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि हमें अब ये पता है कि हम अगर कोई भी डीप हमिंग साउंड, जैसे बहुत गहरी आवाज़ देर तक निकालें, जैसे इस तरह की आवाज़, तो उससे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारी वेगल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि ऐसे निकल के आती है ब्रेन से होते हुए हमारी छाती में, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स में वो नर्व सप्लाई करती है, हमारे ब्रेन से कनेक्शन बनाती है, और उस नर्व को स्टिमुलेट करने से एक रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस होता है। तो ये प्रैक्टिस आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट सिस्टम्स में जो तिब्बत के हैं वहाँ भी बहुत पॉपुलर है। वो लोग भी वो डीप हमिंग वाले मंत्र बहुत सारे पढ़ते हैं। लेकिन ओम के साथ एक खासियत और ये भी है कि ना सिर्फ ये इसका बार बार बोलने से लंबी सांसों के साथ एक ये इफ़ेक्ट होता है जो रिलैक्स करता है आपके मन को और आपके शरीर को, एक ये भी है कि मंत्र या ध्यान के लिए एक एंकर जो होता है ना, एक चीज़ जो कि हमको एक जगह रोक के रखे, मन भागे हम वापस उसको उसी जगह पे ले आएँ बार बार, तो उसके लिए हम एंकर्स इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन में। वो कोई मंत्र हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, किसी सांस, किसी का सांस के साथ होता है, किसी का किसी और भाव के साथ होता है। तो ओम मंत्रों में सबसे शुद्ध मंत्र इसलिए बन जाता है क्योंकि इस शब्द के साथ कोई इमेज नहीं बनती है। आप कोई भी और शब्द ले लें, जैसे राम, कृष्ण, जीसस, कोई सा भी शब्द लें, तो आप जैसे ही वो शब्द बोलेंगे आपके मन में एक इमेज भी आएगी, उस शब्द से जुड़ी हुई कहानियाँ भी आएंगी। तो वो शब्द अपने आप में एक चीज़ बन के रुकेगा नहीं। इसीलिए वो कबीर का मैंने पहले बोला था, जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दिलाया। तो एक भी शब्द आप कोई लेके आते हैं जिस पे आप अपने ध्यान करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो उस शब्द के साथ और भी तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन ओम के साथ इतना ये बेसिक साउंड है कि इसके साथ और कुछ जुड़ के नहीं आता है, कोई इमेज नहीं आएगी,
कोई इमोशन नहीं आएगा, सिर्फ ये शब्द होगा जो कि अगर आप बार बार बोलेंगे तो आपके मन में जो तमाम विचार हैं उनकी जगह सिर्फ एक विचार ये ओम आ जाएगा, क्योंकि ये और चीज़ों को के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। और बार बार आप इसका प्रैक्टिस करते करते पहले आप अपने मन को ट्रेन करेंगे कि बजाय हजार विचार बार बार आते रहें, उसके बजाय एक ही विचार रहे, ये शब्द, इसकी आवाज़ और इसका अनुभव। फिर जैसे जैसे मन को आदत हो जाती है बजाय हजारों चीज़ बार बार सैंपल करते रहने के, सिर्फ एक चीज़ के साथ रहने की, फिर आप धीमे धीमे इसको भी डायल डाउन करते जाते हैं। और उम्मीद ये होती है कि एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन ओम को भी छोड़ देगा और पूरी शांति में रहेगा, वो एक तुरिया की अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये है प्रक्रिया इन्होंने बताई है, साधन पद्धति उस तुरिया वाली अवस्था में पहुंचने के लिए। तो इसको थोड़ा सा और अगर समझें तो अब हम जो केन उपनिषद और कठोपनिषद को जो भी पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, उससे हम अब इसको जोड़ के एक बड़ा मॉडल तैयार करना चालू करते हैं। मॉडल्स जो पर्सपेक्टिव्स हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, ये ज़रूरी हमें इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा मन इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सोचिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में इतने ज़्यादा सेल्स और उनके कनेक्शंस हैं जितने ब्रह्मांड में तारे नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड हमारा ब्रेन है, इतने ज़्यादा उसमें नर्व एंडिंग्स और कनेक्शंस हैं। अब उसको अगर हम सोचें तो मन, उसके अंदर होती हुई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है, जो तरंगे भाग रही हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, वो होता है मन, और भी महीन और भी सूक्ष्म। तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा टारगेट यही है कि हम इसको समझें, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल जो है वो हमारा मन है, वो हमारी चेतना है। तो इसको समझना अगर है तो कैसे समझेंगे? कोई चीज़ जो इतनी विशाल है उसको समझेंगे कैसे? तो उसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कुछ मॉडल्स बनाएं, कुछ परिप्रेक्ष्य हों, कुछ चीज़ें हों जिससे कि हम कहीं से उसके बारे में सोचना चालू कर सकें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं, ये सब मॉडल्स पीछे रहते जाते हैं क्योंकि फिर हमारी नैसर्गिक समझ अपने आप में बन जाती है, तो हमें मॉडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही सोचिए, जब कभी आपने कार चलाना सीखा होगा या बाइक चलाना सीखा होगा, तो शुरुआत में हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि एक्सीलरेटर ये करता है, ब्रेक ये करता है, हैंडल ये करता है, स्टीयरिंग ये करता है, क्लच ये करता है। ये सब एक एक चीज़ अलग अलग हमको समझनी पड़ती है। फिर जैसे जैसे हम सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होते चलते हैं। ऐसे ही ये मन के मॉडल्स हैं अलग अलग, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने मन को बेहतर समझ सकते हैं, और इस समझ से फिर हमारा जीवन सुलझता है, हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ती है, दुख कम होते हैं, और फिर ये मॉडल्स की ज़रूरत भी धीमे धीमे कम पड़ जाती है। चीज़ें हम ऑटोमेटिकली एक नए तरीके से करने लगते हैं। तो अभी ये 3 धुरियाँ हैं जो कि अक्सर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से समझाई जाती हैं। ये हैं साधना, तप और स्वाध्याय। ये 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हम साथ में लेके चलें तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके और बेहतर काम करते हैं। तो मांडूक्य उपनिषद ने हमें बताया एक साधन पद्धति, और भी कई सारी साधन पद्धतियां हैं। हार्टफुलनेस है, सहज मार्ग की पद्धति, क्रिया योग, और जो तिब्बत का जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं उसमें सांस के ऊपर बेस करके बहुत सारी पद्धतियां हैं, और भी तमाम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, और सूफी लोगों की ये टेक्निक्स हैं। तो ये सब साधना पद्धतियां हैं। ये आपको अपने दिन में 20 मिनट 25 मिनट, कभी सुबह कभी शाम को निकाल के, ये साधना पद्धतियां हैं जो कि आपके मन को थोड़ी देर के लिए शांत करने का काम करती हैं। फिर साथ में तप है। ये है जो आपने सुना होगा कठोपनिषद में, जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि हमारे मन में एक चेतना है जो कि राइडर है, जो कि पैसेंजर है एक रथ में, उस रथ में एक ड्राइवर है जो हमारी बुद्धि है, घोड़े लगे हुए हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, वो घोड़ों की लगाम है वो हमारा मन है। और जब बुद्धि लगाम को, अपने मन की लगाम को कस के पकड़ी रहती है, तो हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस इधर उधर भाग नहीं पाते, एक सीधी रेखा में चलते हैं। तो ये अभी आप अगर वापस वो मॉडल देखें जो हमने पहले
सोचा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, जहाँ पे कि विचार हैं, दृश्य हैं और भावनाएं हैं, ये बह रही हैं लगातार, और इसमें हमारी इंद्रियां ट्रिब्यूटरीज की तरह से और छोटी नदियों की तरह से आके मिल रही हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन और हमारे इस मेन नदी में, मेन प्रवाह में जुड़ रही हैं। तो पहला काम होता है कि हम जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, जो छोटी नदियां हमारे मन में अंदर आ रही हैं, उसमें से हम कचरा डालना बंद करें। तो ख्याल रखें, कठोपनिषद के मैसेज का ख्याल रखें, हर समय अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल में रखें, जिससे कि आपका मन अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाए, जिससे कि आपकी इंद्रियों से बिना मतलब की बातें आपके मन में ना घुसें, क्योंकि एक बार जो अंदर आएगा वो कभी निकलेगा नहीं। खाना हम खाते हैं मुंह से, उसका छोटा सा हिस्सा हम एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी निकल जाता है। लेकिन हम जो आँख से देखते हैं, जो कान से सुनते हैं, वो अंदर जाके कभी निकलता नहीं है, हमेशा के लिए हमारे अंदर रहता है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं ब्रेन सर्जरी के टाइम, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स दिमाग में अलग अलग जगह छुआ के देखा गया है कि आदमी को क्या एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ब्रेन सर्जरी में आदमी सोता नहीं है, जगता रहता है। और वो लोग फिर पुरानी पुरानी बातें कभी बचपन की जो उन्होंने देखी होंगी, वो उनको हू बहू वैसा का वैसा याद आता है जैसा उन्होंने उस समय देखा था। कोई गाना सुना होगा तो वो गाना पूरा का पूरा एक मुखड़े से लेके अंत तक सारे संगीत के साथ जो उन्होंने ध्यान दिया था सब उनको सुनाई पड़ जाता है। जिस भी चीज़ पे आपने ध्यान दिया वो चीज़ आपके अंदर जाके रिकॉर्ड हो गई है और हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगी। आप उसे वॉलंटरली, आप उसे अपनी इच्छा से दोबारा रिट्रीव कर पाएँ या नहीं वो अलग बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग है अंदर। तो हम अपने मन में कचरा डालना बंद करें। जहाँ कहीं भी हमारी इंद्रियां जा रही हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब अच्छा हो, वो सब ऐसा हो जो कि पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हमारे पास, जिससे कि हम अपने मन का जो प्रवाह है उसको साफ करना चालू करें। फिर स्वाध्याय है, ये केन उपनिषद का जो डिस्क्रिप्शन है कि जो आँखों से देख के तुम जिसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, वो ब्रह्म नहीं है। जिसकी प्रेरणा से आंखें देखती हैं वो ब्रह्म है। तो आंखों से देख के आप नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की आराधना करते हैं, यूट्यूब की आराधना करते हैं, आप आंखों से देख के इंस्टाग्राम की आराधना करते हैं, लेकिन वहाँ से जो सुख मिलेगा वो सब छोटा सुख होगा। एक बहुत बड़ा सुख का खजाना हमारे अंदर है, जो कि वो मांडुक्य उपनिषद हमको बता रहा है, तुरिया की स्थिति। वहाँ पे पहुँचने के लिए हमको फिर अपनी चेतना को का प्रवाह बाहर की बजाय अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी चेतना क्या है, इंद्रियां क्या हैं, और उसके बाहर जिन चीज़ों में हम अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं उनसे हम जो अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षा सही है कि नहीं। तो ये केन उपनिषद का जो ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमको समझाता है ये बुद्धि से कैसे समझें, बताता है बुद्धि से कैसे समझें कि हमारी चेतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उन चीज़ों के जिसकी तरफ हम अपनी चेतना को भगा रहे हैं। और इन सबको मिला के फिर एक थोड़ा बड़ा मॉडल तैयार होता है जो कि हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, कि हमें क्या देखना चाहिए, हमें क्या सुनना चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, सत्य क्या है। सत्य वो है जो हमारी चेतना है, वही एकमात्र सत्य है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब ट्रांजिएंट हैं, वो आज हैं कल नहीं रहेंगी, और आज भी वो बदलती रहती हैं। लेकिन चेतना हमारी एक धुरी है जिसके आसपास बाकी सब कुछ बंधा हुआ है, और वही असली सत्य है। ऐसा ये मॉडल्स बताते हैं हमको। और अगर इन सबको एक तरीके से एक एक्सप्रेशन में अगर समझने की कोशिश की जाए तो वो है कॉन्शियस रिलैक्सेशन। ठीक, कॉन्शियस, अब डेलिबरेट अपने आप को रिलैक्स करें, अपने मन को, अपने शरीर को, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो तुरिया की स्थिति है, जो कि मांडुक्य उपनिषद हमें बोल रहा है कि यही जीवन का लक्ष्य है। इससे ज़्यादा सुख कहीं इंसान को इस ज़िंदगी में किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो इसको बोलता है कि ये जीवन का लक्ष्य है। तो वो स्थिति है जिसमें कि मन और शरीर सो चुके हैं वैसे ही जैसे गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन चेतना जग रही है। तो वो रिलैक्सेशन है ना, मन भी रिलैक्स्ड है और शरीर भी रिलैक्स्ड है। तो हम कॉन्शियसली अपने आप को जब रिलैक्स करते हैं तो हम अपने आप को उस स्थिति के करीब लेके जाते हैं। तो कॉन्शियस रिलैक्सेशन
पहले तो आप करना शुरू करेंगे तो नींद आने लग जाएगी, क्योंकि हमारे मन को आदत है रिलैक्स होकर सो जाने की। लेकिन हम उसको ट्रेनिंग करते रहते हैं तो वो समझ जाता है कि नहीं, सोने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना सोए भी सिर्फ रिलैक्स होकर रह सकते हैं। और ये मैंने पहले बताया था कैसे इसका अभ्यास आप अपने ज़िंदगी में जोड़ सकते हैं। कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हुए जब आपको याद आ जाए, 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, अपने शरीर पे ध्यान दें, अपने मन पे ध्यान दें। अपने मन को 2-3 सांसों के लिए खाली कर दें। जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो 2-3 सांस तो इंतज़ार कर सकता है, उसके बाद कर लीजिएगा। अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपना कंधा, अपने गले की सारी मसल्स, अपने चेहरे के सारे मसल्स, अपने शरीर पे ध्यान दें। आपके जो पैरों की उंगलियां हैं, आपके हाथों की उंगलियां हैं, ये सब रिलैक्स्ड हैं कि नहीं। बस 2-3 सांस का जब भी याद आ जाए दिन में करिए आप, और जब जब याद आए तब तब 2-3 सांस कर लीजिए। ज़्यादा हो जाए और अच्छा है, नहीं समय है तो 1-2 सांस करिए। और अपने आसपास छोटे छोटे सिंबल्स डाल के रखिए जो कि आपको बार बार याद दिलाते रहें। अपने डेस्क पे बुद्ध की का एक छोटा सा फिगर, या जो भी आपके इष्ट हो उनका एक कोई फिगर लगा लीजिए। अपने हाथ में कोई कड़ा पहन लीजिए, या कुछ कुछ भी चीज़ें ऐसे, कोई माला गले में डाल दीजिए जो कि आपको याद दिलाते रहें कि ये काम करना है हमको। जब भी याद आए, जब भी उस चीज़ का एहसास हो, 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, जितना बन पड़े, ये अभ्यास कर लीजिए। एक होता है अपने पीठ को सीधा रखना, क्योंकि पीठ को सीधा रखने के लिए हमेशा ध्यान लगाना पड़ता है, उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर आप अभ्यास करें हमेशा सीधे बैठने का सिर्फ, तो उस सीधे बैठने के साथ आपको और चीज़ों का भी एहसास उसमें बढ़ता जाएगा। अपने शरीर का मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, तो आप उसको रिलैक्स करने का भी कोशिश बेहतर कर पाएंगे। और एक बड़ा पुरानी टेक्निक है जो मैं आपसे बताता हूँ, ये काफ़ी सीक्रेट टेक्निक है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है। जो हमारा जो गला है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, ये आवाज़ निकालने के लिए ये सारी मसल्स इस्तेमाल होती हैं, हमारे जीभ की मसल्स और हमारे वॉइस बॉक्स के आसपास की मसल्स। और हम जब सोचते हैं, शब्दों में जब सोचते हैं, तो ये सारी मसल्स वैसे ही एक्टिवेट होती हैं जैसे कि बोलने में होती हों। तो अगर हम आपके गले में खूब सारे इलेक्ट्रोड्स लगा के यहाँ के सारे मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करें, तो जो सेंटेंस आप मुंह से बोलेंगे, आवाज़ से बोलेंगे, तो जो एक्टिविटी उन इलेक्ट्रोड्स में आएगी, अगर आप मन से वो सेंटेंस को सोचिएगा तो भी वही एक्टिविटी उन इलेक्ट्रोड्स में आएगी, जबकि आपने आवाज़ नहीं निकाली है, लेकिन वो सारी मसल्स मूव की हैं। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कॉन्शियसली अपने वॉइस बॉक्स को और जीभ को रिलैक्स करके रखें, तो मन शब्दों में सोच नहीं पाता है। कभी अभ्यास करके देखिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कितना भी देर अपनी जीभ को हल्का सा मोड़ लें मुंह में, और अपने गले को एकदम रिलैक्स कर दें, या जीभ ना भी मोड़ें, सिर्फ गले को रिलैक्स करें, और सांस जो आती जाती है वो गले से कैसे आ जा रही है उस पर ध्यान दें। जितनी देर आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा, उतनी देर आपके मन में एक भी शब्द नहीं आएगा। तो ये है कॉन्शियस रिलैक्सेशन की टेक्निक, जो कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और बाकी चीज़ों को जितना आप जानेंगे, समझेंगे, उतना वो आपके अनुभव में आते जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जुड़ते जाएंगे। धन्यवाद।